जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा साइंस का सब्जेक्ट चलने वाला है, जिसमें पहला चैप्टर चलने वाला है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक पार्ट 1 और दूसरा एक जो लेक्चर आएगा वो पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग छह टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बाकी का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। मैं पार्ट 1 में बता दूं क्या क्या टॉपिक कवर होगा। दैनिक जीवन में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का क्या महत्व है, रासायनिक अभिक्रियाओं से होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को समझना कैसे है, रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, हीट एंड ट्रायल पद्धति क्या होती है जिसको 7 स्टेप्स में लिखा जाता है। तो इस सारे टॉपिक्स को समझने के लिए फाइनली हम शुरू करते हैं। मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरा पार्ट 2 वीडियो बनेगा जिसमें बाकी के टॉपिक को कवर किया जाएगा। मतलब ये चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। फाइनली हम इस चैप्टर को अभी शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है। आपको जैसे पता है कि अंगूर जो होते हैं वो सड़कर या अंगूर का किण्वन हो जाता है, जो ग्रेप्स होते हैं जब वो पूरी तरह से फर्मेंटाइज हो जाता है तो उससे क्या होता है, फर्मेंटाइज होने के बाद वो द्राक्ष बन जाता है या किशमिश बन जाता है और उसके द्वारा अल्कोहल भी बनाया जाता है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वो खाने को पचा लेता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसमों में अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, गर्मी के मौसमों में दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो दूध फट जाता है, मतलब वो दूध बेकार हो जाता है, अब उसका कोई यूज नहीं कर सकते हम लोग रियल तरीके से। तो ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन जो हमको समझना है। तो हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं को व्यावहारिक रूप से अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा। अब होता क्या है कि जो भी मैंने बताया, जैसे अभी पेड़ हैं उनके पत्तियां हरी रहती हैं, तो उसमें क्या रीजन है, इसके पीछे भी रासायनिक अभिक्रिया का महत्व होता है। चीनी और पानी घुल जाता है, जब हम उसको पीते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ग्लूकोज मिला। तो ये सारी चीजें जो अभिक्रियाएं होती हैं, चीजें बदलती हैं, इन सारे चीजों की वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और उसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो वो वर्क को समझना है अगर, तो हमें ये समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या है और वो रासायनिक समीकरण या फिर उससे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसे वर्क करती हैं। जैसे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पर चीनी है, ये चीनी, और ये चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये चीनी है। अब इस चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं, पानी में जब इस चीनी को हम घोलते हैं यानी H2O, ठीक है, यहाँ पानी लिख देता हूं, मैं पानी लिख देता हूं, यहाँ नीचे लिख देता हूं H2O। जब इसको घोलते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बनती है, एक बनता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, और दूसरा एक बनता है प्लस फ्रुक्टोज, सेम चीज बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये क्या हुआ, चीनी था, चीनी को पानी में घोला तो ये चीनी पानी बन गया, शरबत बन गया, और C6H12O6, फिर एक और बार C6H12O6, इस तरह से करके दो अलग अलग अणु बने, जो एक ग्लूकोज था और एक फ्रुक्टोज था। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में इसका एनर्जी का निर्माण होता है। तो फाइनली दैनिक जीवन में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या महत्व है दूध का फटना, अंगूर का सड़ना, इसके अलावा भोजन का पकना, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा हमारे खाना का पचना, ये सब हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रहेगा रासायनिक समीकरण को समझना। चलो, तो ये रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। जब मैंने बताया था दैनिक जीवन में महत्व, तो कोई भी दैनिक जीवन में महत्व हमने पढ़ा, सांस लेना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को श्वास के स्वरूप में लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है, मींस की प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जब प्रक्रिया चल रही होती है, तो CO2 लेते हैं और CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये उनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होता है। तो ये जितने भी प्रक्रिया होती है ना, इसमें होता क्या है कि पहले जो सिचुएशन रहती है बाद में वो सिचुएशन बदली रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। तो जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है पहले उसको समझना होगा,
रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ये सारे चीजों के क्वेश्चंस को आंसर को जानने के लिए हमें सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाला परिवर्तन को अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। और एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे देखो लिखा है क्रियाकलाप, या फिर आप इसको एक्टिविटी भी बोल सकते हो। करना क्या है इसमें, आपको मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है, Mg मतलब मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है, 2 to 3 इंच बोल सकते हो, या जितना भी लंबा पट्टी लो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम की एक पट्टी लिया, फिर उसको हम लोगों ने रेग पीस से इसको साफ किया। मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है 2 से 3 इंच की, फिर उसको रेग पीस से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको बुन्सर बर्नर जिसमें से फ्लेम निकले, बुन्सर बर्नर पे इस मैग्नीशियम के पट्टी को पकड़ के पहले उसको रेग पीस से साफ करना है, फिर पकड़ के बुन्सर बर्नर पर उसको हीट करना है। क्या करना है, गरम करना है। तो बुन्सर बर्नर पर जब उसको गरम करोगे तो गरम जब हम कर रहे हैं तो मैग्नीशियम को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। हीट किया, हीट करने से हमें ऑक्सीजन मिला, ऑलरेडी हमारे पास मैग्नीशियम था। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच प्रोसेस होगा, यानी Mg+O2 ये दोनों के बीच प्रोसेस हुआ, तो हमारा क्या बनेगा, MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम को गर्म किया जा रहा था तो वो जो पट्टी थी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि उसको रेग पीस से साफ क्यों करना पड़ा, ताकि उस पट्टी के ऊपर अगर कोई अदर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके, उसके लिए उस पे रेग पीस से उसको साफ किया गया। अब रेग पीस क्या होता है, रेग पीस का मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा, आप एक प्रकार का समझ सकते हो, जो खुरदुरा टाइप का हो, जैसे कि रस्ट को छुड़ाने के लिए जब किसी चीज पर कोरोजन लगा होता है उसको छुड़ाने के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है उसको भी आप रेग पीस बोल सकते हैं। तो उसका यूज करके रस्ट को छुड़ाया, मैग्नीशियम की पट्टी पर जो लगा था उसको छुड़ाया, तो अभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों के बीच अभिक्रिया हुई। ऑक्सीजन कहां से आया, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे थे, बुन्सर बर्नर पे हीट कर रहे थे। जब उसको हम गर्म कर रहे थे तो सफेद रंग का लौ फ्लेम निकल रहा था, सफेद रंग का फ्लेम निकल रहा था। तो फ्लेम जब सफेद रंग का निकल रहा था तो वो क्या, चूड़ बन रहा था, एस बन रहा था। ये क्या है, एस है, या चूड़ आप समझ सकते हो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO बना है ये दोनों के प्रोसेस से, वो एस है या चूड़ है जो सफेद कलर का है। तो सफेद कलर का जो चूड़ बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि ये मैग्नीशियम, ये प्लस ऑक्सीजन और ये इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये मैग्नीशियम की पट्टी थी और ये जलाने पर ऑक्सीजन मिला वो था, और ये दोनों के प्रोसेस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो एक प्रकार का चूड़ था, एक प्रकार का क्या था, एस था। तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन को कैसे समझना है। तो ये प्रोसेस को मैंने समझाया आपको क्रियाकलाप के थ्रू कि इस प्रोसेस से रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं। अब ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो अगर ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एक्टिविटी एग्जाम में आती है, उस एक्टिविटी को आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इस तरह से। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी प्रयोग है तो आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हो प्रयोग, फिर ऐसा लिख सकते हो साधन, फिर लिख सकते हो पदार्थ, फिर लिख सकते हो विधि, फिर लिख सकते हो अवलोक, या फिर विधि से पहले आप आकृति लिखिए, आकृति, फिर आप लिख सकते हो प्रयोग की विधि, फिर आप लिख सकते हो अवलोकन, फिर आप लिख सकते हो निर्णय। किसी भी प्रयोग को लिखने का ये एक फंडा होता है कि कोई भी प्रयोग अगर आप लिखना चाहते हो तो इस विधि से आप लिखते हो तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो आपको इस विधि से कोई भी प्रयोग लिखना है। तो अभी मैंने जो प्रयोग किया कि मैग्नीशियम के पट्टी को बुन्सर बर्नर पे गर्म किया जाता है तो वो चूड़ के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं हम पढ़ने वाले हैं ना, कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन। तो अभी इसको मैं इरेज करता हूं और मैं आपको बताता हूं 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब होता है स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा तापमान में परिवर्तन होता है, यानी कि टेम्परेचर। तीसरा जो है उसका हीट रिलीज होता है, हीट या फिर कोई गैस रिलीज आप समझ सकते हो, कोई भी गैस रिलीज होता है, ठीक है।
तो गैस रिलीज होता है और रंग में परिवर्तन होता है। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब अवस्था का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, गैस से द्रव बन जाए, द्रव से ठोस बन जाए। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की वजह से अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है कि टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। टेम्परेचर कैसे? कोई रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हीट की ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? उस अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और कोई रासायनिक इक्वेशन ऐसा हो रहा है या केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा गैस रिलीज होता क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो वो भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है रंग में परिवर्तन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लिटमस पेपर की बात करूं तो ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है, लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। या किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो मैटर का हमने यूज किया है, जो एलिमेंट का हमने यूज किया है, उसके कलर में परिवर्तन हो जाता है, कलर में चेंजेस आ जाती है। तो इस तरह से 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन। और इसको हमने बखूबी एक्सपेरिमेंट के साथ समझ लिया। अभी हमने मैग्नीशियम वाला जब किया था तो उसमें आप लोगों ने देखा था, पहले वो पट्टी थी, बाद में वो एस बन गया, मतलब अवस्था में उसके परिवर्तन हो गया। पहले सॉलिड था, बाद में भी सॉलिड था, लेकिन वो क्या है? चूर्ण फॉर्म में बन गया, एस फॉर्म में बन गया, अयस्क बन गया। सो फाइनली ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक समझने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को समझना कैसे है। ओके, चलो समझते हैं रासायनिक समीकरण को समझना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को 3 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन वो चीजें हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझेंगे। लेकिन होता क्या है, कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर हम एक वाक्य स्वरूप में लिखें, जैसे कि अभी हमने प्रयोग किया था कि मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम की पट्टी को, तो उससे चूर्ण बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। इसी समीकरण को हम शब्दों के स्वरूप में भी लिख सकते हैं। शब्दों के स्वरूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शब्दों के स्वरूप में मैं ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन शब्दों के स्वरूप में लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, ये लिखने वाली बात तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे ही। यहाँ पे समझना क्या है पहले वो समझो। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा, एक समीकरण लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम समझना क्या चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण को समझा कैसे जा सकता है। सबसे पहले ये समझो, 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। मैं आपको इसको और शॉर्टकट कर देता हूं, मैग्नीशियम की जगह Mg कर देता हूं, ऑक्सीजन की जगह O2 कर देता हूं, इज इक्वल टू MgO। मैं ये कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। अब इसको देखो, समझना क्या है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, बीच में क्या होता है? एरो। ये वाले पार्ट को बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ एक या 2 से अधिक इस तरह से चीजों का समावेश होता है या और भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसके बीच में प्लस का साइन आता है, जिसका मतलब होता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह प्रोडक्ट में अगर एक ही प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट को दिखाने के लिए प्लस का साइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं एरो का मतलब क्या होता है। एरो का जो डायरेक्शन होता है, ये एरो की जो दिशा होती है, जो प्रोडक्ट निर्माण हो रहा है, जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है इस प्रोसेस की वजह से, इस रासायनिक अभिक्रिया की वजह से, उसका डायरेक्शन उस साइड रहता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है एरो का डायरेक्शन उस साइड रहता है। तो ये एरो का मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा, एरो के डायरेक्शन वाले साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी दाहिना पक्ष, और एरो के बैक साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी एलएचएस, जिसको बोलते हैं बायां पक्ष। ये एक चीजें जो समझने वाली थी वो हमारी क्लियर हो गई कि एक साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एरो के इधर वाले को, एरो के इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये मामला क्लियर हो गया। अब ये अगर क्लियर हो गया, और इधर वाले को अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के इधर वाले को उत्पाद यानी
प्रोडक्ट बोलते हैं। और बीच का प्लस का साइन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एक या एक से ज्यादा अगर अभिकारक है इसलिए, और प्रोडक्ट के साइड भी प्लस का साइन यूज किया जाता है अगर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है इसलिए। सो ये चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को समझना क्या है। और इसमें प्लस का मैंने बता दिया, ये एरो बता दिया, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, बायां पक्ष क्या होता है, दाहिना पक्ष क्या होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है। सो फाइनली ये वाला जो टॉपिक था रासायनिक समीकरण को समझने वाला, ये टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। अभी होता क्या है, हमने रासायनिक समीकरण को क्या समझना तो समझ लिया, अभी रासायनिक समीकरण लिखना है। मैं आपको बता दूं 3 टाइप से लिखा जाता है, 3 टाइप्स। एक वाक्य के स्वरूप में आप लिख सकते हो, एक शब्द के स्वरूप में आप लिख सकते हो, एक संकेत के स्वरूप में आप लिख सकते हो। तो चीजों को कम समय में अच्छे तरीके से सीखने के लिए संकेत वाले स्वरूप को यूज किया जाता है। तो मैं फिर से वही मैग्नीशियम वाला एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैंने बोला था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। हम सीख रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। मैंने रासायनिक समीकरण लिख तो दिया, मैग्नीशियम दिखा दिया, ऑक्सीजन दिखा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखा दिया, क्या समझना था वो भी आपने समझ लिया। इधर अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है, एरो उत्पाद की दिशा दर्शाता है। लेकिन आप ये देखो कि क्या दोनों तरफ जो द्रव्यमान है, जो तत्वों की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, क्या वो बराबर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर आप देखो मैग्नीशियम, यहां पर मैग्नीशियम 1 है और यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये यहां पर समीकरण गलत हो गया। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर असंतुलित समीकरण आप बोल सकते हो, असंतुलित समीकरण। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित समीकरण को हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो जब तक ये असंतुलित है तब तक हम लोग इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी मनुष्य ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो सिर्फ कंकाल तंत्र रहे तो वो पूरे शरीर को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसमें मांस भर दिया जाए, उसमें पूरे के पूरे चीजों का समावेश कर दिया जाए तो वो एक संतुलित शरीर हो गया। ठीक उसी तरह इक्वेशन भी जब तक ये बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तब तक ये क्या है, कंकाली समीकरण है। और इस कंकाली समीकरण को जब हम बैलेंस कर देंगे तो वो संतुलित समीकरण हो जाएगा। और संतुलित समीकरण को कैसे करना है, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशन है, उसको कैसे हम समझना है, उसको समझने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को समझना होगा। जब हम इसके महत्व को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित होता कैसे है। फाइनली ये रासायनिक समीकरण लिखने वाला टॉपिक एंड हुआ, अब हम इसके महत्व को समझेंगे। चलो, तो हम क्या समझने वाले हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण संतुलित होने के लिए द्रव्यमान का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि इस समीकरण में 2 चीजें हैं, एक तरफ अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। अब ये दोनों चीजों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो चीजें समझनी होती है उस चीजों को बोलते हैं संरक्षण का नियम, उसको बोलते हैं संरक्षण का नियम। अब कौन से संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप बोल सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात यहां पर आई तो मैं यहां पर बार बार बोल रहा हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को अगर समझना है तो दोनों तरफ के उत्पाद को, अभिकारक को इक्वल करना होगा, यानी कि दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, और ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जाता है। होता क्या है, बस एक फॉर्म से, एक अवस्था से वो दूसरे अवस्था में यानी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है या बदल जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो वो एक्स्ट्रा बनता है, ना तो वो एक्स्ट्रा बिगड़ता है, ना ही तो वो कहीं से आता है, ना ही कहीं जाता है, बस एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक इसी तरह एक और नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आप लोगों ने सुना होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें क्या होता है, ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, नेदर कैन बी क्रिएटेड, और नॉन कैन बी, मतलब उसको बिगाड़ा भी नहीं जा सकता है। तो जब ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, ऐसे सिचुएशन में ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, मतलब जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ही ऊर्जा बाद में भी है, जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी है। तो ना तो द्रव्यमान बिगड़ा ना तो बना, ना तो ऊर्जा बिगड़ी ना तो बनी, मतलब इक्वल है दोनों। तो इसी नियम के तहत हम रासायनिक समीकरण के महत्व को समझ सकते हैं कि संतुलन क्यों जरूरी है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो मतलब हम गलत हैं और हमारा जो समीकरण है वो भी गलत है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम के साथ तुलना करें तो वो भी हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मैंने एक इक्वेशन लिखा था mg, अब यहां पर ध्यान देना होता क्या है, प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यहां पर मैंने यहां तक जब आपको बातें बताई थी तो मैंने बोला था, अभी ये देखो, अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि संतुलित कैसे करना है। अभी ये कैसा समीकरण है, कंकाली समीकरण है, इसको आप बोल सकते हो कंकाली समीकरण यानी स्केलेटल इक्वेशन। यहां पर मैग्नीशियम कितना है, या फिर आप देखो मैं और अच्छे तरीके से बताता हूं, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, दो तत्व यहां पर यूज किए गए हैं, दो एलिमेंट यूज किया गया है। मैं एक टेबल बना देता हूं, इधर लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड, इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। दो चीजें मैंने बना दी। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैग्नीशियम कितना है, तो 1 है, मैंने 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड यानी एरो के इधर देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो मैंने 1 इधर लिख दिया, मतलब मैग्नीशियम तो इक्वल हो गया, यहाँ पे इक्वेशन इक्वल है। अब दूसरी तरफ यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। मैं 1 रहने देता हूँ, गुणे 2 करके 2 कर देता हूँ। ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन मैग्नीशियम फिर से बिगड़ गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। तो अब यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 है, तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 गुणे 2, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब कितना हो गया, सॉरी हाँ, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 से ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ये मैंने नॉर्मल बता दिया, इस इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो है बहुत अच्छा, 7 स्टेप्स में समझाया गया है। हम उसी तरह एक एक स्टेप्स को समझेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके इसी में बता देता हूं, जो एग्जांपल आपके बुक में लिया गया है, जिसमें बताया है कि जिंक एक प्रकार का मेटल होता है। अगर मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराया जाए, अब वो एसिड कोई भी हो सकता है, चाहे H2SO4 ले लो, मैं यहाँ बता देता हूँ। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप ले सकते हो HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं H2SO4 के साथ, एसिड के साथ अगर जिंक की अभिक्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इससे आप क्या समझते हो, मेटल, धातु, एसिड, जब भी किसी धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक अवक्षेप मिलेगा, यानी कि एक सॉल्ट मिलेगा, और दूसरा एक गैस रिलीज होगी जो हाइड्रोजन गैस होगी। अब इस इक्वेशन को पहले हम लोग देखते हैं कि ये मतलब संतुलित यानी बैलेंस्ड है कि नहीं है। क्या है ये, जिंक, ये है हाइड्रोजन, ये है सल्फर, ये है ऑक्सीजन। पहले जितने भी एलिमेंट का यूज किया गया है वो सारे एलिमेंट को आपको लिख लेना है, ब्रैकेट बना देना है, 1 2 3, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, इधर राइट हैंड साइड लिख लेना है। जिंक में कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1, राइट हैंड साइड में देखो कितना है, 1। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2। अब आ जाओ सल्फर पे, सल्फर इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, इधर कितना है, 4। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या किया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की अभिक्रिया कराई, लेकिन एक सावधानी रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है यानी कि सांद्र एसिड, और एक वीक एसिड हो सकता है यानी कि
तनु एसिड जिसको मंद एसिड बोलते हैं। तो आपको कभी भी सांद्र एसिड यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि आपके उंगली में अगर गलती से छींटा भी पड़ा तो वो उंगली में होल कर सकते हैं या हाथ में होल कर सकते हैं। इसीलिए आपको तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी मंद यानी कि वीक एसिड यूज करना है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, दोनों। अभी ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया तो बैलेंस इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसी अभिक्रिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर करूं, मैं जिंक को जिंक ही रहने देता हूं, इसकी जगह पे मैं ये ले लेता हूं, तो जिंक प्लस HCl आ गया इज इक्वल टू क्या बनेगा, ZnCl जिंक का क्लोराइड प्लस H2। ये चीजें यहां पर बन रही है, जिंक का क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कभी भी किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर किसी भी एसिड के साथ होगा तो ये तो मिलने ही मिलने वाला है, ये हमारा कहीं नहीं जाने वाला, ये जरूर मिलेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फिर से ब्रैकेट बना सकते हो आप, मैंने बना दिया, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, एक साइड राइट हैंड साइड लिख दिया। जिंक कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1, राइट हैंड साइड में कितना है, 1, इक्वल। हाइड्रोजन पे आता है, हाइड्रोजन कितना है, 1, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, हम गलत हो गए। अब इसको इक्वल करना है, राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। हम किसी चीज को कम नहीं कर सकते, हमें कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमेशा बढ़ाना है, कभी कम नहीं करना है। तो जो कम हो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कम है, मैं क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 हो गया और इधर ऑलरेडी 2 था, यानी ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है, राइट हैंड साइड में 1 और यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2। तो क्लोरीन इधर 2 हो गया और इधर क्लोरीन 1 है, यानी फिर से ये गलत हो गया। अब इसको सही करने के लिए राइट हैंड साइड में कम है, यानी राइट हैंड साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्लोरीन जो 2 था ये 2 हो गया, यानी क्लोरीन वाला मामला क्लियर हो गया। लेकिन फिर से एक मामला बिगड़ गया, जिंक यहाँ 2 हो गया और यहाँ जिंक 1 ही है। यहाँ पे जिंक 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1 ही है, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1 गुणे 2 बराबर 2 हो गया। जिंक भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन क्या बन रहा है, 2Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2ZnCl प्लस H2। यहां पर एक चीज है, लेकिन समीकरण अभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन है ना ऐसा बनेगा, जिंक क्लोराइड में ये क्लोरीन 2 रहेगा ऑलरेडी, सो इसीलिए आप लोग इसको अपने हिसाब से भी सोल्व कर लेना। सो इसको यहाँ पे मैं एंड करता हूं और इसके बाद हम समझेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। सो फाइनली हम आते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड पे। सो फाइनली हम हीट एंड ट्रायल मेथड यानी हीट एंड ट्रायल पद्धति को सीखेंगे। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कंकाली समीकरण है यानी कि स्केलेटल समीकरण है, स्केलेटल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम इस पद्धति का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बुक में जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयरन का पानी के साथ अगर अभिक्रिया होता है, कहने का मतलब क्या, अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि अभिक्रिया मतलब क्या, तो देखो ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। गर्म करने वाली जो चीज अभिक्रिया होती है वो अलग होती है, और छेप हमें नीचे जमकर प्राप्त होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आयरन की अभिक्रिया जो है अगर पानी के साथ हो तो आयरन का ऑक्साइड बना और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। 1 मिनट, आयरन के ऑक्साइड के साथ, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, बहुत साधारण सा इक्वेशन है। अभी मैं मान के चलता हूं कि ये कंकाली है, स्केलेटल है, इस मेथड का मैं यूज करूंगा और इस मेथड को यूज करके मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा और ये बैलेंस इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले तो ये समझो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। कोई भी समीकरण को बैलेंस करने का कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हीट एंड ट्रायल रखो और कोशिश करो, हीट एंड ट्रायल रखो और कोशिश करो। आपको क्या करना है, बार बार उसको रख के देखना है कि क्या ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लास्ट में आपको चेक करना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ, क्या वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीजों को चेक करना है, बाद में आपको पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, हमारे पास जो भी चीजें हैं उसको बॉक्स में बंद कर देना है। तो मैंने क्या किया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया और इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया।
मैंने चारों चीजों को बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद कर देने के बाद बॉक्स के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर बॉक्स के अंदर आप चेंजेस करते हैं तो इक्वेशन में जो ये लिखा हुआ है संकेत के स्वरूप में, ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी H2O के आगे अगर 2 लगा दोगे तो ये भी इक्वेशन गलत हो जाएगा। कभी आप H2O के बाहर थोड़ा 2 लगा दोगे या 4 लगा दोगे तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, स्टेप 1 में पहले ब्रैकेट बना लेना है और ब्रैकेट के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। जो भी चेंजेस करनी है वो आपका ब्रैकेट के बाहर होगा। इसके बाद स्टेप 2 आपको लेना है। स्टेप 1 में मैंने बॉक्स बना लिया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है। लिस्ट कैसे बनाओगे, क्या है, आयरन है तो आयरन लिख लिया, क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिया, क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लिया। मैंने 3 चीजें लिख ली। इधर वाले को आपको पता है अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर वाले का भी आपको पता है, इसको उत्पाद बोलते हैं यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्या करना है, लिस्ट जो मैंने बना लिया, इस लिस्ट को मैं एक साइड में लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड में मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड। मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करना है। ठीक है ना, इक्वेशन को इक्वल करना है। चलो अब इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमारा स्टेप 2 पूरा हो गया, हमने लिस्ट बना लिया। आपको इस तरह से लिस्ट बना लेना है। लिस्ट बनाने के बाद स्टेप 3 पर मैं गया। स्टेप 3 पर मुझे क्या करना है, हीट एंड ट्रायल पद्धति के हिसाब से आपको देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। चाहे वो अभिकारक की तरफ हो, चाहे वो उत्पाद की तरफ हो, डजंट मैटर। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन उत्पाद साइड में है तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। मैंने लिख लिया। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, मैंने 4 लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, मैंने 1 लिख लिया। तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है, असंतुलित है। पहले हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 into 4 इधर कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो गया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 4 था ही, यानी ये इक्वल हो गया। इसके बाद स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन के संतुलित होने के बाद हमारे पास 2 चीजें बच गई, आयरन और हाइड्रोजन। तो अब आयरन और हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी एक को पहले संतुलित करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के साथ आयरन जुड़ा हुआ है तो पहले मैं आयरन को संतुलित करने की कोशिश करता हूं। आयरन को मैं लेता हूं। तो अब देखो आयरन क्या है, यहाँ पे 3 है। आयरन कितना है, राइट हैंड साइड में 3 है। और यहाँ पर आयरन कितना है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो इसको इक्वल करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, जो भी है ना बॉक्स के बाहर चेंजेस करना है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो 1 into 3 कर दिया तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ये भी इक्वल हो गया। ये स्टेप 4 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ है उन सबको इक्वलाइजेशन करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपको काम करना है। मेरे पास हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे बाहर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 4 और 2, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 into 2 is equal to 8। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 2, और उसको अगर इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, यानी 2 into 4 is equal to 8। यानी हाइड्रोजन भी दोनों में साइड 8 8 हो गया। स्टेप 5 हमारा क्लियर हो गया। अब स्टेप 5 अगर क्लियर हो गया तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब 3 यहाँ हाइड्रोजन आयरन के 3 3 हो गए, हाइड्रोजन के 8 8 हो गए, ऑक्सीजन के 4 4 हो गए। यानी ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। जब समीकरण बैलेंस्ड हो गया तब इसको हम बोलेंगे पूरी तरीके से बैलेंस हुआ है। जब तक ये समीकरण बैलेंस नहीं हुआ है तब तक आपको तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में ये लिखना है कि समीकरण आंशिक रूप से बैलेंस है, आंशिक रूप से संतुलित है, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो पार्शियली ये जो है बैलेंस्ड है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। तो स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 में क्या करना है आपको, स्टेप 6 में इस इक्वेशन को आपको फिर से लिखना है। और क्या लिखा है, 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2।
ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, वो चेक करना है। देखो 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। फिर इसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना है 1 और ये 4 से मल्टीप्लाई है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। सब कुछ इक्वल इक्वल है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित है। तो ये हमारा स्टेप 6 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप 7 को बताने के लिए मुझे इसके एक बार इरेज करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टेप 6 तक बात कंप्लीट हो जाती है हमारी। स्टेप 7 पे आता हूं मैं। इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख लूंगा। क्या लिखा था मैंने 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा था Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा इक्वेशन था। अब स्टेप 7 में 2 चीजें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो ये क्या है, क्योंकि साइंस तब समझ में आएगी जब हम इसको रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे। लोहा समझते हो, आयरन मतलब लोहा, लोहा है और ये पानी है। तो पानी तो द्रव स्वरूप में भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस स्वरूप में भी होता है, पानी का वाष्प होता है जो हवा में ठंडी के मौसम में आप ओस देखते होंगे, नमी देखते होंगे, वो है ये पानी। लोहे के ऊपर पानी की कुछ बूंदें पड़ी, या फिर ऐसा समझो कि हवा की वजह से, हवा के स्वरूप में यानी वाष्प के स्वरूप में पानी कुछ बूंदे लोहे पर पड़ी। तो जो लोहा पहले सिर्फ लोहा था वो लोहा नहीं रहकर अब क्या हो गया, लोहे का ऑक्साइड बन गया। मतलब ये इसको जंग बोलते हैं, जंग बोलो, रस्ट बोलो यानी रस्टिंग बोलो, या फिर कोरोजन बोलो। अब इसके ऊपर लोहे के ऊपर जंग लग गया। क्यों जंग लग गया? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जितना भी मैंने बात बताया ना, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रस्टिंग, ये सब हमारा पार्ट 2 का, पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 में जब हम चालू करेंगे तो उसमें ये सब हमारी चीजें आएंगी पढ़ने के लिए, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन प्रायोगिक रूप से समझो, व्यवहारिक जीवन में लोहा जब पानी और हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और ये जो है हवा से हल्की गैस है तो ये क्या होती है, हवा में उड़ जाती है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस को अगर आप कहीं कंटेन करते हैं तो ये बहुत ही विस्फोटक गैस होता है, जो एक ब्लास्ट के साथ विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग चीज हो गई। अब यहाँ पर देखो, इस समीकरण को मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को मैं स्टेप 7 क्लियर कर सकूं। स्टेप 7 में 2 बातें हैं। पहली बात है कि इसकी अवस्था को लिखना, अवस्था को लिखना। अब इसको समझते हैं। 3 आयरन है, तो आयरन अवस्था का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4 चीजें होती हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, सॉलिड यानी S, लिक्विड यानी L, गैस यानी S, और एक होता है एक्वस। एक्वस को हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, मतलब पानी में किसी चीज को घोल कर बनाया गया हो उसको बोलते हैं एक्वस यानी जलीय विलयन। तो ये चारों में से इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उस दर्शाने की प्रक्रिया को बोलते हैं अवस्था को लिखना। तो मैं अभी समझा देता हूं आपको। 3 आयरन, तो कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में। आयरन के नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा S, जो लोहा है, सॉलिड है, प्लस 4H2O, यहां पर ये क्या है, गैस है, क्योंकि ये पानी की वाष्प है, पानी द्रव स्वरूप में नहीं है। फिर यहाँ पर Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड है, ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि लोहे पर जंग लगने के बाद वो हवा में उड़ नहीं जाता है, वो सॉलिड सॉलिड ही रहता है। ठीक है, फिर प्लस 4H2, पहले ही हमको पता है कि एक प्रकार का गैस है तो मैंने गैस लिख लिया। तो ये जो मैंने नीचे दर्शाया ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आप बताओ कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। ये बहुत कम समीकरण ऐसे होते हैं जहां पर इसको दर्शाना जरूरी होता है, सारे समीकरण में ये दर्शाना जरूरी नहीं है। और इसका क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं बोलता है कि आप बताओ कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, डजंट मैटर। पहले से दिया रहता है, आपको समझना है कि वो किस फॉर्म में है। यहाँ पर अगर पहले से S लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे पहले से G लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है गैस फॉर्म में है। ये चीजों को क्लियर करने के लिए अवस्थाओं को लिखना जरूरी है कि समीकरण में जो भी चीजें यूज हो रही है वो कौन सी अवस्था में है, कौन से स्टेट में है। तो ये स्टेप 7 का पहला पार्ट क्लियर हुआ। स्टेप 7 का जो दूसरा पार्ट है उसमें 3 चीजें आती है। एक होता है दाब, एक होता है ताप
और एक होता है उत्प्रेरक। होता क्या है, ये है क्या, कभी भी कोई भी, अच्छा बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जिसके बीच में एरो ऐसा नहीं होता है बल्कि कैसा होता है, ऐसा और ऐसा होता है। बहुत सारे इक्वेशन ऐसे होते हैं। तो ये एरो का मीनिंग क्या होता है कि अभिकारक से जो उत्पाद बना है तो उत्पाद से उसको फिर से अभिकारक बनाया जा सकता है, मतलब दोनों तरह से प्रोसेस हो सकता है। यानी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है अगेन प्रोडक्ट से उस रिएक्टेंट को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है। मैं बात कर रहा था स्टेप 7 के दूसरे पार्ट के, जिसमें 3 चीजें आती है, दाब, ताप और उत्प्रेरक। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इस तीनों की जरूरत पड़ती है। दाब को बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तापमान को बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, उत्प्रेरक को बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 इक्वेशन रखूंगा। फाइनली हीट एंड ट्रायल मेथड से जो चीजें हमें समझनी थी कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दाब, ताप और प्रेरक को समझने के लिए मैं एक टॉपिक और लूंगा। इस टॉपिक को फिलहाल यहीं पर खत्म करेंगे, हीट एंड ट्रायल पद्धति। इसके बाद हम लोग इस पर आते हैं जो 2 अलग अलग इक्वेशन से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर मैंने 2 इक्वेशन लिखा, क्या बताने के लिए कि ताप, दाब और उत्प्रेरक का क्या महत्व होता है किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला इक्वेशन आप देखिए, लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गैस स्वरूप में होती है। गाड़ियों के चलने की वजह से जो उनके एग्जॉस्ट से या एग्जॉस्टर से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दूसरा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देखो गैस स्वरूप में है। मैं आपको बता दूं कि वातावरण में सामान्य स्थिति में वातावरण का जो दाब होता है वो होता है 240 बार। वातावरण में सामान्य रूप से जो दाब होता है वो 240 बार होता है। और गैस फॉर्म में ये भी है, गैस फॉर्म में ये भी है। तो 340 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव, सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दबाव 240 बार होता है, लेकिन यहाँ पर 340 बार दिया हुआ है। 340 बार मतलब 100 बार प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। जब 100 बार प्रेशर बढ़ाया जाता है तो किसी भी चीज पर गैस स्वरूप में अगर रही हुई किसी 2 चीजों के ऊपर अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो दोनों संकुचित होने लगेंगे। संकुचित होते होते लिक्विड स्वरूप में चेंज हो जाएंगे। तो लिक्विड स्वरूप में जब चेंज होंगे तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। इसको पढ़ते हैं हम, मैं आपको यहां बता देता हूं। मीथेनॉल, मीथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसको दारू बोलते हैं। तो कभी भी किसी भी समूह में अगर OH जुड़ जाए, हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ जाए, तो वो एक प्रकार का एल्कोहल का निर्माण कर लेता है और ये लिक्विड स्वरूप में है। अब मैं 3 चीजें आपको बताता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं ठोस, यहां पे मैं लिख देता हूं द्रव, यहां पे मैं लिख देता हूं गैस। और 3 चीजें मैंने आपको यहां पे रखी और मैं 2 बात, तापमान और दूसरा मैं बात करता हूं दाब। अब देखो होता क्या है कि अगर आप किसी चीज को ठोस से द्रव में बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल बर्फ ले लो। बर्फ जो होता है आइस ठोस स्वरूप में होता है, अगर उसको द्रव में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा, दाब घटाना पड़ेगा, तो ठोस से द्रव में बदल जाएगा। आइस का मैंने एग्जांपल लिया। अब बर्फ का जो पानी है उस पानी को आप चाहते हो कि वाष्प बन के उड़ जाए, मतलब गैस बन जाए, तो उसको और गर्म करना पड़ेगा, मतलब और तापमान बढ़ाना पड़ेगा, दाब को घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ठोस से द्रव बनाना है, द्रव से गैस बनाना है, तो आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, दाब को घटाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ठीक इसका उल्टा प्रोसेस। अगर किसी चीज को गैस से द्रव में बदलना हो, मतलब फिर से मैं बर्फ वाला ही एग्जांपल लेता हूं। जिस पानी को आपने हवा में उड़ा दिया है गर्म करके, उस पानी को फिर से आपको द्रव में बदलना हो और द्रव से ठोस में बदलना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। कुछ भी ऐसा थर्मोकोल की जो गोलियां होती हैं, उन गोलियों को ऐसा बिखरा हुआ है, तो सबको अगर इकट्ठा करोगे तो दबाव बढ़ेगा।
जब उन थर्मोकोल की गोलियों को इकट्ठा करके दबाव जब वो बढ़ेगा तो वो नजदीक आएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, वो सॉलिड बन जाएगा। पहले वो कैसा था, दूर दूर फैला हुआ था तो लिक्विड फॉर्म के टाइप का था, जब उसको दबाव बढ़ाकर आप लाए नजदीक में तो सॉलिड फॉर्म में बना। ठीक उसी तरह ऐसा होता है, गैस स्वरूप में ये दोनों थे, तो ये दोनों लिक्विड में यहाँ बन गए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेशर को बढ़ा दिया गया है। यानी प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो गैस से द्रव बनता है और द्रव से ठोस बनता है। और भी ज्यादा अगर हम प्रेशर बढ़ाते तो शायद ये ठोस बन भी सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन हमको तो अल्कोहल मिल गया, इसीलिए इस प्रोसेस को आगे नहीं दिखाया गया। तो ये चीजों को, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ये कैसे चेंज होता है। पहले में मैंने आपको ये दाब के बारे में बताया, तो बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं, स्टेप 7 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जिसमें दाब, ताप और उत्प्रेरक को एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। मैं ये समझाने के लिए आपको इतना सारा क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं। एरो के ऊपर या नीचे ताप, दाब या उत्प्रेरक को लिखा जाता है। ये इक्वेशन मैंने कंप्लीट किया, जो एक सामान्य इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन आप देखो, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। दूसरा इक्वेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो पानी में घुलनशील है, सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील गैस, और पानी तो लिक्विड होता ही है। जब पानी में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी के साथ मिला देते हो तो क्या होता है, ये प्रोसेस के साथ साथ अगर आप उसको सूर्य प्रकाश दो, सनलाइट दो यानी गर्मी दो, और क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, खाना बनाने का काम होता है। क्योंकि आपने वनस्पतियों में, ये वैसे तो पूरी प्रोसेस वनस्पतियों के लिए है, प्लांटेशन के लिए है, मैं आपको प्रायोगिक रूप से उसको बताऊंगा। तो क्लोरोफिल एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वनस्पति क्यों करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए। जब वो खाना बनाते हैं तो उसके लिए उनको जमीन के रूट में से पानी मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको वातावरण में से मिल जाता है। अगर इस प्रयोग को या इस समीकरण को प्रायोगिक रूप से समझो, प्रैक्टिकली समझो, तो वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के जड़ में से पानी, ये दोनों मिल गया। सूर्य प्रकाश सूर्य से मिल रहा है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है जिसकी वजह से वो हरा होता है, तो वो उसका घर हो गया। अब बना क्या, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बना तो वनस्पति को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कहां से आता है, ग्लूकोज से आता है। तो वनस्पतियों को खाना मिल गया। ऑक्सीजन गैस क्या किया, वनस्पतियों ने रिलीज किया। और सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांटेशन लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सेम प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। रही बात पानी की, तो पानी वो भी रिलीज करता है, और वो पानी दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वायु फॉर्म में यानी कि गैस फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होगा तो पेड़ों की नमी बनी रहेगी, और वायु फॉर्म में होगा तो पेड़ों के पत्तों से वो निकल के उड़ जाएगा। ये था प्रैक्टिकली। अब इसको थियोरेटिकली इक्वेशन के स्वरूप में, यहाँ पे समीकरण के स्वरूप में दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस यानी जलीय विलयन स्वरूप में, पानी लिक्विड स्वरूप में, दोनों का प्रोसेस होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए या वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए ये एक प्रकार के एनर्जी को प्रोवाइड करता है। जैसे चीनी का विलयन, किसी का तबीयत खराब होता है या चक्कर आता है तो तुरंत चीनी का विलयन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत घुल जाता है, घुल के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक यही प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता था इस प्रोसेस से कि एरो के ऊपर या नीचे उत्प्रेरक, दाब और ताप को दर्शाया जाता है, जो स्टेप 7 में बताया गया है। सो फाइनली यहाँ पर हमारा हीट एंड ट्रायल पद्धति का सातों स्टेप क्लियर होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस को इक्वेशन कर सकते हैं। फाइनली जो हमारा पार्ट 1 था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का, वो पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि दैनिक जीवन में क्या महत्व है, रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के परिवर्तन मैंने बताए। रासायनिक समीकरण को समझना है तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, एरो का मतलब क्या होता है, प्लस क्यों लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के 3 पद्धति, वाक्य स्वरूप में, शब्द स्वरूप में, संकेत स्वरूप में। बहुत अच्छे से समझने के लिए हम समीकरण को संकेत स्वरूप में लिखते हैं। इसके बाद मैंने बताया संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अगर इसको आपको समझना है तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब पता होना चाहिए, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पता होना चाहिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारा आता है हीट एंड ट्रायल पद्धति, जिस पद्धति के द्वारा हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये मैंने संक्षिप्त में यानी बहुत ही छोटे स्वरूप में आपको मैंने बता दिया कि हमने क्या क्या सीखा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? आपको इतने सारे प्रोसेस में सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी। वैसे तो ये चैप्टर टोटल 5 मार्क्स का है, ये टोटल चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और 2 एमसीक्यू में आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको 3 इक्वेशन दे दिया जाएगा और 3 इक्वेशन देकर ऐसा बोला जाएगा कि इसको आप बैलेंस करो, इक्वेशन को बैलेंस करो। आप कैसे बैलेंस करोगे? तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके बैलेंस करेंगे। यानी सिर्फ एक इक्वेशन को बैलेंस करने को सीखने के लिए हमें इतने सारे प्रोसेस को सीखना पड़ा है। कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, बीच में जगह खाली छोड़ दी जाएगी, यहाँ 6 लिखा है तो 6 नहीं लिखा रहेगा, 12 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर ये सही रहेगा, फिर यहाँ पे 6 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ 6 नहीं लिखा रहेगा। तो आपको इसको इक्वेशन को सोल्यूशन करना है, बैलेंस करना है। तो इस तरह से 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन आपके सामने रख दिए जाएंगे, उसको बैलेंस करना होता है। इसके अलावा के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम पीडीएफ जो है आपके जो यूट्यूब पे हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो फाइनली आज के सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और ये सारी चीजों को, और ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन पे असर क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या है, जंग क्या है, ये सारी चीजों को समझेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों का हमें सपोर्ट देने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो तो शेयर कीजिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।